गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, 5th यूनिट जो हमारी है दैट इज इकोलॉजी। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी दैट इज द लास्ट यूनिट and the most important unit because it introduces ourselves according to organisms and environment and the interaction between the two। इसमें आप समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है या अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, दैट विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। आप सभी को पता है कि सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस यूनिट में से आपके जो 2 चैप्टर है वो डिलीट कर दिए हैं, तो आपके 2 ही चैप्टर यहाँ पे बचे हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड लास्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो हमारा अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को सभी बच्चे, मैं बार बार कहूंगी, सभी बच्चे इस चैप्टर का में एब्सेंट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी चीज आपको रिपीट की जा रही है वो सेम वे में दोबारा नहीं करवा पाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने पहले ये नहीं स्टडी किया है। इकोलॉजी के बारे में आप पहले कुछ मे बी 1-2 टॉपिक आपको पता हो, इसके अलावा आपने इसको अभी तक नहीं स्टडी किया है, तो इसको स्टार्टिंग आज के टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक आपको एब्सेंट नहीं होना है किसी भी बच्चे को, और बिल्कुल ध्यान से सुनना है जो इसके बारे में समझाया जा रहा है। हालांकि ये इजी है, लेकिन अगर स्टार्टिंग टर्म्स क्लियर ना हो तो ये चैप्टर क्लियर नहीं होता बच्चे को। अगर स्टार्टिंग 2-3 जो आपके वीडियोस हैं वो आपको क्लियर ना, आपने एब्सेंट रहे आप और आपने ध्यान से नहीं सुना, तो फर्दर ऑन जितने भी वीडियोस आएंगे आपको वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसके बेसिक, इसकी डेफिनेशन जो है इसमें फर्स्ट जो वीडियो है उसी में आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी की। व्हाट इज इकोलॉजी कहते हैं इकोलॉजी, क्योंकि आपकी यूनिट है इकोलॉजी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इकोलॉजी। हम देखते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर जो है ऑर्गेनिजम्स की है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, हम 11th क्लास में हम डाइवर्सिटी का चैप्टर पहले पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं देयर इज अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द वे ऑफ देयर हैबिटेट, इन द वे ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और बहुत अलग अलग वे में, इन द वे ऑफ देयर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। लेकिन अगर हम जो इस अमेजिंग डाइवर्सिटी को स्टडी करना चाहें, व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंसेस का मतलब, जो एक प्रोसेस, एक बर्ड आप देखते हो कि जो बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड है, एक बर्ड आप देखते हो कि जिसमें डल से कलर हैं। What is the reason behind these differences? या फिर आप और देख सकते हो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स आप देखते हो कि कलरेशन चेंज हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की कलरेशन चेंज हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बटरफ्लाइज हैं जो अपने आप को क्रिप्टिक सराउंडिंग में छुपा के रख लेती हैं, बल्कि बाकियों में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को क्यों मिलते हैं? तो अगर आप ये सारे जो डिफरेंसेस हैं जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप इसको स्टडी करना चाहें कि ऐसा क्यों है, ये डिफरेंसेस जो है या जो ये प्रोसेसेस उनमें हो रही हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हो रही हैं, तो हम उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं स्टडी करने के। हाउ कैन बी स्टडी? अगर जो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं इनको हम स्टडी करना चाहें तो हमारे पास क्या वेज हैं स्टडी करने के, तो हम देख लेते हैं। हम इनको सेल के लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं। आप सेल का स्ट्रक्चर देख लेंगे, whether that of प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, आप उसको टिश्यू लेवल पे देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूल्स ही करेंगे, तो फर्स्ट पे तो आपका मॉलिक्यूल ही आना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल के बाद हम सेल की बात करेंगे। तो इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो डिफरेंट हैं।
उनकी सेल्स किस तरह की है, किस तरह से फंक्शन करती हैं, उनमें टिश्यू किस तरह के हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या फिर उनमें ऑर्गन्स किस किस तरह के हैं जिस वजह से वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब ऑर्गन्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन्स कंबाइन होके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे भी देख सकते हैं, या हम जो ये प्रोसेसेस हैं वो कैसे डिफरेंट है, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे देख लिया, हम पॉपुलेशन के लेवल पे भी देख सकते हैं कि उसकी पॉपुलेशन बाकी पॉपुलेशन से कैसे डिफरेंट है, या हम इकोसिस्टम के फॉर्म में भी देख सकते हैं, या फिर हम उसको कम्युनिटी के फॉर्म में भी देख सकते हैं। व्हाट इज कम्युनिटी, आपको ये हर एक जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, या फिर हम उसको बायोम की फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर हमने जो ये डाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, हम ये जानना चाहते हैं वो एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है, उनमें अलग अलग तरह की प्रोसेसेस क्यों हो रही हैं, तो मैं किस किस लेवल पे हम उनको स्टडी कर सकते हैं। हम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, हम सेल्स के लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, टिश्यूज के लेवल पे कर सकते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म के लेवल पे कर सकते हैं, पॉपुलेशंस के लेवल पे कर सकते हैं, या इकोसिस्टम, देन कम्युनिटी, देन बायोम और बायोस्फीयर, पूरे लेवल पे हम इनको स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे देते हैं, आप कह देते हो फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड इस वजह से हैं क्योंकि भाई वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स ऑल। तो फिर हम कई बार पूछते हैं जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, व्हाई दे आर डल इन कलर, इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि जो रात को खिलते हैं फूल वो डल कलर के क्यों होते हैं। तो उसके पीछे भी रीजन है डल कलर का होना, क्योंकि रात को जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी पॉलिनेटर्स है वो देख नहीं सकते फ्लावर्स को, तो वहां पे कलर की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो फ्लावर अपने न्यूट्रिएंट, अपनी जो भी रिसोर्सेज होता है वो कलर के ऊपर वेस्ट नहीं करता, उसको पता है कलर से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वहां पे वो एक और रिसोर्स को यूज करता है, दैट इज फ्रेग्रेंस। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में क्या होता है, फ्रेग्रेंस होती है उन फ्लावर्स की, वो फ्रेग्रेंस ही जो है अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर्स को। कई क्वेश्चंस दिए होंगे आपकी एनसीईआरटी में कि जब भी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इकोलॉजी में जिनको हमें आंसर करना बहुत मुश्किल है, जब तक कि हम उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर लेते, उस ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है उसको स्टडी नहीं कर लेते, जब तक हम आंसर नहीं कर सकते। तो 3-4 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं। क्वेश्चन दिया है आपको व्हाई कैक्टस हैव स्पाइन्स, आप सभी को पता है, ठीक है, टू रिड्यूस वाटर लॉस। लेकिन एक और क्वेश्चन दिया उन्होंने कि जो बीज होती हैं वो उन्हीं फ्लावर्स को क्यों विजिट करती हैं जिनमें नेक्टार होता है, नेक्टार दे नेवर विजिट नेक्टार लेस फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनमें नेक्टार नहीं होता, why they don't visit that flower, why they only visit that flower that have nectar, उसके पीछे भी आपको रीजन मिलेगा कि क्या रीजन होता है। क्वेश्चंस हैं ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है। एक और क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ अ चिक रिकॉग्नाइजेस हर मदर और इट्स मदर, एक चिक अपनी मदर को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, हालांकि उसके चारों तरफ बहुत सारे जो है सेम ही टाइप के ऑर्गेनिज्म घूमते रहते हैं, फिर भी वो अपनी ही मदर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, कैसे कर सकता है। अब हमें पता है बर्ड की ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ ली, हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि बर्ड में ये होता है, उसके बॉडी ऑर्गन में ये होता है, हमने सब पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर इससे नहीं कर सकते। उसकी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद भी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद भी हम ये आंसर नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका मतलब हमें आंसर कैसे पता चलेगा, वो कैसे डील कर रहा है अपनी मदर के साथ, उसकी अपने मदर के साथ डीलिंग कैसे हुई। इट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ डील कैसे करता है, वो इंटरेक्ट कैसे करता है, उसकी इंटरेक्शन कैसी है। अब इंटरेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्या बता रही हूँ, इंटरेक्शन मैं आपको बताती हूँ। नेचर में बहुत सारी इंटरेक्शन होती है, कोई ऑर्गेनिज्म दो म्यूचुअल एसोसिएशन में साथ में रहते हैं, वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों बेनिफिट दे रहे हैं। दो ऑर्गेनिज्म एक और एसोसिएशन में रहते हैं, एक प्रेडेटर है एक प्रे है, उनकी भी एक एसोसिएशन है जिसमें जो प्रीडेटर है वो प्रे को कंट्रोल करके रखता है, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा बहुत सारी और एसोसिएशन मिलेंगी हमें, जैसे पैरासाइट्स की एसोसिएशन है, होस्ट की एसोसिएशन है पैरासाइट की। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे
और ऑर्गेनिज्म के साथ जो है अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते रहते हैं, इसी को इकोलॉजी कहा जाता है। कि अगर आपने सिंपल वे में आपको बताती हूँ, इस जो अभी आपको इतना कुछ बताया मैंने, इसकी एक लाइन में आपको बताती हूँ कि जो भी प्रोसेसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं, या जो भी डिफरेंसेस आप किसी ऑर्गेनिज्म में दूसरे से देखते हो, उसके पीछे रीजन क्या है वो हमें तब पता चलेगा जब हम उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, और उसके एनवायरनमेंट में जो और ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा यूनिक क्यों है, वो इस तरह की प्रोसेस क्यों करता है। तो हमें सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को देख के पता नहीं चलेगा, बाकी हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study or interrelationship between organism and to their environment. क्या है इकोलॉजी? It is a branch of science that deals with interrelationship of organisms and between their environment. तो इसको एक मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक डायग्राम होता है जो आपको इकोलॉजी को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, और ये उनका एनवायरनमेंट है। तो इकोलॉजी है क्या? यहां लिखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन देयर एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इसी की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो इंटररिलेशनशिप स्टडी करता है, और सिर्फ लिविंग के बीच में नहीं, उसके नॉन लिविंग फैक्टर। आपको पता होगा कि जो एक इकोसिस्टम होता है, हम उसमें कहते हैं कि उसमें जो है बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एक प्लांट है, एक प्लांट की बात आपको बताती हूँ कि एक प्लांट है, हालांकि हमें पता है कि एक प्लांट जो है अपना फूड खुद बना लेता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या वो प्लांट अकेला सरवाइव कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म? हमें लगता है कि वो तो अपना फूड खुद बना लेता है, अगर अर्थ के ऊपर कोई भी एनिमल, कोई बाकी ऑर्गेनिज्म ना हो तब भी प्लांट्स रह सकते हैं। नो, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल which are formed by the decomposition process by bacteria and fungi. फंजाई और बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन करते हैं, तब वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। उन मिनरल्स का यूज प्लांट करता है, फिर वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। तो इट मींस ही इज द प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट सर्वाइव अलोन, वो अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमने देखा प्लांट और बैक्टीरिया के बीच की रिलेशनशिप। लेकिन क्या प्लांट और बैक्टीरिया को छोड़ के कोई और कंपोनेंट भी है? बिल्कुल। प्लांट को जो है सोइल चाहिए, सोइल में है मिनरल्स, बैक्टीरिया ने इनऑर्गेनिक मिनरल्स बनाए हैं, उन मिनरल्स को प्लांट लेगा। तो सोइल इज कंपल्सरी, वाटर इज कंपल्सरी, एयर इज कंपल्सरी। तो ये तीनों के बीच का जो हम कह रहे हैं कि प्लांट में जो प्रोसेस हो रही है वो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वहां उस एनवायरमेंट में बैक्टीरिया नहीं होंगे तो मिनरल्स नहीं होंगे, प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा।
एयर प्रॉपर नहीं हुई प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सोयल प्रॉपर नहीं हुई प्लांट गिर जाएगा, उसका सबस्ट्रेटम, उसको रूट्स को सोयल भी चाहिए वहां फिक्स होने के लिए। तो इट मींस दे आर इंटर रिलेटेड, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर, और इन्हीं सभी की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो हम इसको कई लेवल पे देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म को उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करता है। मींस अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अपनी बात करें, तो हमें टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, वाटर कैसे अफेक्ट करता है, एयर कैसे अफेक्ट करती है, या बाकी ऑर्गेनिज्म को सोयल कैसे अफेक्ट करती है। पहले तो हम ये स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर हम देखेंगे कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसको बाकी एनिमल्स कैसे अफेक्ट करते हैं, हमें प्लांट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, प्लांट को हम कैसे अफेक्ट करते हैं, बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द इकोलॉजी। इकोलॉजी की दो टर्म्स और भी हैं। इकोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? दैट इज गिवन बाय, ये माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ये टर्म दी थी, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक यूज है, जो फर्स्ट वैलिड यूज है, वो रेटर ने किया था इस टर्म का यूज। रिटन इन 1885, इसका सबसे पहले इसने इस टर्म का यूज किया था। इसी के साथ इसके सिनोनिम्स भी हैं, सेम ही वर्ड जिनको हम कहते हैं। वो कौन कौन से हैं इकोलॉजी के? हेक्सिकोलॉजी, एंड इथोलॉजी। तो ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं, एक ही मीनिंग है तीनों का, इकोलॉजी, हेक्सिकोलॉजी एंड इथोलॉजी। जो हेक्सिकोलॉजी है, इसके आगे हमने दो ब्रांचेस बना रखी हैं, ऑटेकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। सिंपल है। ऑटेकोलॉजी, जब हम एक ही जो स्पीशीज है उसके ऑर्गेनिज्म के बीच की इंटरेक्शन पढ़ते हैं, जैसे हम फ्रॉग की पॉपुलेशन कहें, तो फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है उसके मेंबर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम कहेंगे, उस स्टडी को हम कहेंगे ऑटेकोलॉजी। और सिनेकोलॉजी कि बहुत सारी पॉपुलेशंस कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं, अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, उसको हम कहेंगे सिनेकोलॉजी। तो इसमें आता है अ स्पीशीज प्लस एनवायरनमेंट। इस एक स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। और सिनेकोलॉजी, मैनी स्पीशीज इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, कैसे इंटरेक्ट करती हैं उसको स्टडी किया जाता है इस ब्रांच में। तो दो ब्रांचेस हैं इसकी, हेक्सिकोलॉजी को हमने इस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के, जो यहाँ पे बार बार यूज होगी। आपने कुछ टर्म सुन रखी हैं और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली टर्म हम आते हैं ऑर्गेनिज्म की टर्म। व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? क्योंकि हम इकोलॉजी के लेवल पे देखेंगे तो इकोलॉजी के लेवल पे हम सिर्फ चार ही लेवल पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी और एक बायोम। चार लेवल ही पढ़े जाते हैं इकोलॉजी में, या चार बेसिक कंसेप्ट मानते हैं हम। एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज कम्युनिटी एंड व्हाट इज बायोम। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म पे आते हैं। इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म।
क्या होता है एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, जो हम इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ते हैं। अब हायरार्की कंफ्यूज नहीं होना आपने कि हायरार्की क्या हुई है। जब भी जैसे आप अरेंज करते हो ऑर्गेनिज्म को, कि जैसे हम कहते हैं स्पीशीज, जीनस या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये स्टेप वाइज जो अरेंजमेंट होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में, उसको कहते हैं हायरार्की। अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग into increasing or decreasing level, that is known as हायरार्की। तो इकोलॉजी की हम जब बात करते हैं, अगर हम बेटा सिंपल बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे पहले सेल आती है, टिश्यू आता है, ऑर्गन आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, ये बायोलॉजी में स्टार्ट होता है। नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में हम कह देते हैं एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, फिर आगे सेल आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसे ही इकोलॉजी की भी हायरार्की है और उसमें सबसे पहला होता है ऑर्गेनिज्म। तो इट इज द बेसिक unit of ecological hierarchy. जब हम इकोलॉजी को स्टडी करेंगे तो सबसे छोटी जो चीज हम पढ़ सकते हैं इकोलॉजी में वो होता है एक ऑर्गेनिज्म। तो ये एक डिस्टिंक्ट लिविंग एंटाइटी है। इट इज distinct living entity which can use raw materials from environment and can use them for its growth. It can maintain its processes by itself. It cannot be further broken down into independent units. क्या मतलब है? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक लिविंग एंटाइटी है, इकोलॉजी की सबसे बेसिक लिविंग एंटाइटी, जो कि एनवायरनमेंट का यूज करके उसके जो भी रॉ मटेरियल है उनको एनवायरनमेंट से लेके अपनी ग्रोथ करता है, अपनी सारी प्रोसेसेस को ये खुद मैनेज कर सकता है। इसको हम इसके फर्दर इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते। आपकी बाजू को काट दें, क्या बाजू में सारी प्रोसेसेस अपने आप होती रहेंगी? नहीं हो सकती हैं। आपके जो है किसी भी पार्ट को, लीवर को निकाल दिया जाए, क्या लीवर अपनी सारी प्रोसेसेस अपने आप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी, अब अमीबा की बात करें, अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है, हालांकि वो यूनिसेलुलर है बट वो अपनी सारी प्रोसेसेस खुद मेंटेन कर सकता है। अगर अब अमीबा तो एक ही सेल है, उसमें से आप माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल दो, क्या माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को मैनेज कर लेगा? नहीं कर सकता है। तो इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर दैट इज यूनिसेलुलर, दैट इज मल्टीसेलुलर, ये अपने आप में एक बेसिक लिविंग एंटाइटी है, चाहे वो सेल के लेवल पे लेके चलो, या आप हम कहें हम मल्टी सेलुलर है, हमारी बात कर दो, तो हम लिविंग है, हम अपनी सारी प्रोसेसेस को खुद मैनेज कर सकते हैं, बट हमारे कंपोनेंट नहीं कर सकते। हमारे कंपोनेंट्स को अगर हम सेपरेट कर देंगे, ऑर्गन्स को सेपरेट कर देंगे, तो वो अपने आप को खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। अब सेकंड बात करते हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन टर्म कहां पे यूज करते हैं हम? पॉपुलेशन की बात करते हैं। जब भी आप पॉपुलेशन वर्ड यूज करेंगे तो आपको याद रखना है, पॉपुलेशन वर्ड एक ही स्पीशीज से रिलेटेड होता है। व्हाट इज population? It is a group of similar organism present in a particular geographical area. It is a group of similar organism
या हम कहें, इसको हम ये भी कह सकते हैं, स्पीशीज है वो एक, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। मीन्स जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फ्रॉग की पॉपुलेशन जो किसी पॉन्ड में प्रेजेंट है, या बहुत सारे एक ही स्पीशीज के फ्रॉग्स इस पॉन्ड में प्रेजेंट है, ये एक पॉन्ड, इसमें बहुत सारे फ्रॉग्स हैं जो एक ही स्पीशीज के हैं, तो हम ये जो एरिया है इसको पॉन्ड डिमार्क करेंगे। हमने क्या कहा, एक पर्टिकुलर, जो हम ऐसे नहीं कहेंगे पूरी इंडिया की, जब बात करेंगे तो हम इंडिया वर्ड यूज करेंगे। पॉपुलेशन वर्ड हमेशा अकेला डिस्क्राइब नहीं होता, आपको उसको ये भी बताना होता है किस एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं पॉपुलेशन, अपनी बात करें, हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा वर्ड बोलना चाहिए। अगर हम कहें ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ की, इंडिया की है, स्टेट लेवल की है, विलेज लेवल की है, सिटी लेवल की है, वर्ल्ड लेवल की है, आपको वो डिमार्क करना पड़ेगा जियोग्राफिकल एरिया, किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे एक पॉन्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी, फ्रॉग की। तो पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, ध्यान रखें, it is a group of similar organism or it is a group of members of a species present in a particular geographical area। एक एरिया में जो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं स्पीशीज। बट हो सकता है उसी एरिया में वो स्पीशीज छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड हो। कैसे कि जैसे हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो फ्रॉग्स हैं, कुछ ग्रुप तो ऐसे हैं इनके जो इस कॉर्नर पे ही रहते हैं सारे, वो यहां तक नहीं पहुंचते, वो पॉन्ड है बहुत ही बड़ा। आपने देखा होगा, जो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में क्या होता है, पॉन्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। बाकी स्टेट्स में भी काफी सारी स्टेट्स हैं जिनमें लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड क्या है, पॉन्ड में जो पॉपुलेशन है, मान लो एक पॉपुलेशन तो यहाँ प्रेजेंट है और एक पॉपुलेशन यहाँ है, जो यहाँ वाले हैं वो यहाँ मूव कम करते हैं, बहुत रेयरेस्ट मूव कर जाते हैं बट रेयरेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो गई, इस पॉपुलेशन को है तो ये पॉन्ड के अंदर, लेकिन ये पॉपुलेशन भी दो ग्रुप में डिवाइड हो गई, तो इसको हम कहते हैं डीम्स और लोकल पॉपुलेशन। है तो ये एक ही पॉपुलेशन और पॉन्ड के अंदर है, लेकिन उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डीम्स और लोकल पॉपुलेशन। जैसे हम कह देते हैं कि हम जैसे अपनी स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो हम कह देते हैं इस डिस्ट्रिक्ट की इतनी पॉपुलेशन है, उस डिस्ट्रिक्ट की इतनी पॉपुलेशन है तो वो हरियाणा, एक हरियाणा की पॉपुलेशन है टोटल ह्यूमन बींग्स की, लेकिन उसको भी हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उनको क्या कहते हैं, लोकल पॉपुलेशन और डीम्स ग्रुप जो है हम उसको नाम देते हैं। ये था। अब नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज बायोलॉजिकल कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी। तो ये हम अब नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें करते हैं। मैम यहीं पे आप मीटिंग कर दें, नेक्स्ट मीटिंग लिंक बच्चों को भेजें, उसमें कर लूंगी मैं नेक्स्ट डिस्कस।